Okay, first of all, let me know if it is audible properly. If there is any lag, is No, it sir. audible? Okay, okay. So non-cost item means these items will not be the part of your cost sheet. ये items आपके cost sheet का part नहीं होंगे, ठीक है? Because somehow they are not related to cost only. They are not related to production. They are not related to production of goods. ठीक है? Non-cost items are those items which do not form part of cost of a product. Such items should not be considered while ascertaining cost of a product. ठीक है? These are item included in profit and loss. आपने profit and loss में देखा होगा ये items को, but these are not part of cost sheet क्योंकि cost sheet purely cost center की basis पे बनता है. And if your cost center is your product, तो आपको किस बेसिस पे बनाना है? प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है. समथिंग विच इज नॉट इम्पैक्टिंग योर प्रोडक्ट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट शीट. ठीक है? तो जो चीज आपके कॉस्ट को इम्पैक्ट नहीं करने वाली है वो चीज को आप क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे. ठीक है? जैसे इनकम हो अदर देन सेल्स. सेल्स हम लोग लेते थे, सेल ऑफ स्क्रैप हम लोग लेते थे. ठीक है? सेल ऑफ स्क्रैप हम लोग माइनस करते थे, जो फैक्ट्री आइटम्स है वहां से हम लोग माइनस कर देते हैं, मतलब कॉस्ट से, और सेल्स हम लोग एट दी एंड लेते हैं. बट इसके अलावा और कोई भी इनकम लिखने की जगह कॉस्ट शीट में नहीं है. ठीक है? जैसे ट्रांसफर फीस है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंटल इनकम है. ठीक है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट है. नाउ टेल योरसेल्फ ओनली कि दीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट और नॉट. मतलब इनसे प्रोडक्शन का क्या लेना देना. ठीक है? अब इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट मतलब समझो आपने किसी को लोन दिया है या फिर आपने डिबेंचर खरीदे होंगे, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है? आपका पूरा का पूरा फैक्ट्री बंद भी हो जाएगा तो भी इससे कोई लेना देना नहीं है. मतलब प्रोडक्शन से आपका इंटरेस्ट का क्या लेना देना. डिविडेंड, आपने कहीं पे शेयर्स खरीदे हो, वहां से आपको डिविडेंड मिलेगा. ठीक है? आपने ट्रांसफर फीस रिसीव किया है. ठीक है? या फिर रेंटल इनकम है आपका, मतलब आपकी प्रॉपर्टी है वहां से आपको रेंट आता है. ये सारे इनकम जो होते हैं. और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कोई भी इनकम कॉस्ट शीट का पार्ट कभी नहीं होता है. हाँ, हम लोग दो इनकम कंसिडर करते हैं, एक सेल ऑफ स्क्रैप जो कि हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट से माइनस करते हैं. ठीक है? और दूसरा सेल्स जो हमारा नॉर्मल सेल्स होता है प्रोडक्ट का, वो. ठीक है? ये दो चीजें प्रोडक्ट से रिलेटेड है. बाकी कोई भी इनकम कभी भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता है बिकॉज वो कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है. फिर कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ. ठीक है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ. अब ये रिटर्न ऑफ वर्ड देख देख के ना हर चीज रिटर्न ऑफ होगी ना तो वो नॉट अलाउड रहेगी, ऐसा नहीं. कुछ चीजें जो होती है रिलेटेड टू प्रोडक्शन होती है. जैसे होता है आपका लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, है ना. लूज टूल्स जो होता है इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन. करंट असेट्स का पार्ट होता है लूज टूल्स. ठीक है? तो वो तो आप लेंगे, लेकिन क्या नहीं लेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर आपके हैं उसको आपने राइट ऑफ किया, दीज आर नॉट रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन. गुडविल रिटर्न ऑफ किया, इससे आपके प्रोडक्शन का कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला. बट आपको पता है लूज टूल्स जो है, ट्रेडमार्क वगैरह जो है, दीज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन. ठीक है? ये ब्रोकरेज ऑन इश्यू ऑफ शेयर है, ये सब फाइनेंस आइटम है. अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है? फाइन एंड पेनल्टीज, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस ऑन क्रिमिनल लॉ सूट्स. हमारे क्वेश्चन में आया था प्रीवियस क्वेश्चन में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. So this interest and these dividends are never part of your cost sheet. ठीक है? और ये सारे फाइनेंस आइटम्स है पहले तो. ठीक है? मतलब फंड रेस करने का, और उसके ऊपर आपको या तो इनकम मिल रहा है, तो अगर आपने फंड किसी को दिया है तो आपको इनकम मिलेगा, आपने खुद ने रेस किया है तो आपको किसी को पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा, शेयर इशू किए तो डिस्काउंट पे करना पड़ेगा, अंडर राइटर को पे करना पड़ेगा, है ना. ब्रोकरेज पे करना पड़ता है. दीज आर रिलेटेड टू फाइनेंस थिंग्स, दीज आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन. ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे रहे हो, इससे क्या लेना देना है आपके प्रोडक्शन का. ठीक है?
कुछ अप्रोप्रिएशंस भी होते हैं, अप्रोप्रिएशंस हम लोग नहीं लेते हैं कभी भी, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व्स, आप कोई रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई रिजर्व है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एनी इश्यूज, ये समझने में कोई दिक्कत है आपको? ये कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होंगे, अगर आपने ये आइटम्स देखे तो आपको इग्नोर करना, दैट्स इट। और इसका सिंपल लॉजिक ये है कि दिस आर नॉट रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और प्रोडक्शन। आगे बढ़े। ठीक है। सो आपको एज इट इज इसको याद रख लेना है, दिस इज कंप्लीट लिस्ट, आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इफ दिस कम्स in your exam, you should be able to understand that these are non-cost items. ठीक है। Now back to our question, क्योंकि एक टॉपिक रह गया था थ्योरी पार्ट में से, इसलिए हमने इसको कवर कर लिया। Now मैं इसको डाउनलोड कर लूँ, ये क्वेश्चन मैंने पहले फॉरवर्ड किया था, ठीक है। यूनिट भी है इस क्वेश्चन में। एज वी नो डायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ओनली, वहां पे आपके कोई ऑप्शन नहीं, और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली दिया है, अवेलेबल है। नहीं दिया होगा तो आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेस प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, इससे हम लोग मालूम करते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अगर डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में डायरेक्टली अवेलेबल है तो बाकी की सारी चीजें नहीं होंगी क्वेश्चन में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद देखेंगे, मतलब ऑफिस कॉस्ट के बाद और सेलिंग कॉस्ट से पहले, ये बीच में एक जगह होती है, वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एक बार बहुत टाइम हो गया है तो वी विल रिवाइज द फॉर्मेट, और जब भी हम लोग मिलेंगे तो एक बार एटलीस्ट हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट की तरफ देख लेंगे, ठीक है। आई विल टेक एन एक्सेल शीट। Okay, so we should have direct material, direct labor, and what, direct overheads या फिर expenses, ठीक है। Adding these three, we are going to get prime cost. Number them 1 2 3 4, ठीक है। How is prime cost calculated? 1 plus 2 plus 3, that is direct material plus direct labor plus direct expenses is equal to your prime cost, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एक चीज तो श्योर होगी, आपको क्वेश्चन लिमिटेड चीजों के ऊपर आएगा। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, कॉन्सेंट्रेट ऑन प्राइम कॉस्ट ओनली, ठीक है। तो इस तरह से आपको आ सकता है। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट के लिए मैं 2 कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट इज नंबर 5? Number 5 is your factory cost, sorry, factory expenses. So you will be given the list of factory expenses. You will list it out in inner column. आपके पास फैक्ट्री एक्सपेंसेस के पूरा लिस्ट होगा क्वेश्चन में, आप वहां से चूज करेंगे कि कौन से फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यू विल ऐड देम ऑल। उसके बाद जैसे ही आप ऊपर की प्राइम कॉस्ट में इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, जैसे ही प्राइम कॉस्ट में इसको ऐड करेंगे, you will get works cost. So works cost is nothing but combination of 4 plus 5, that is prime cost plus factory expenses. Then you will be given the list of office expenses.
adding that you will get cost of production. Cost of production is nothing but the combination of 7 plus 5, 7 plus 8. Okay, 7. As you come to this point, you will add opening stock of finished goods. And then you will deduct closing stock of finished goods if it is given in the question, and in our question it is there. So at this stage you will be adding opening stock of finished goods and deducting closing stock of finished goods. Then you will get number 10. After adding and after deducting finished goods, you will get cost of goods sold. Okay, this is in addition. It may or may not be there in your question, but make it a practice to write opening stock of finished goods and closing stock of finished goods. Majority of the question will have this content. Okay, many questions have this content, opening stock of finished goods and closing stock of finished goods. You should always remember this. Okay, then we have selling expenses. At last we are having selling expenses. After adding selling expenses, you will get cost of, बेटा जिन्होंने अनम्यूट किया है म्यूट कर दो अपने आप को बेटा, कुछ है क्या इशू? सर 6 नंबर नहीं लिया. ओके, so this is 6. Okay, and this is 7, this is 8, है ना? So this will be 6 plus 7. So this will be 9 and this is 10. Okay, number 11 is cost of goods sold. You will get this item by 9 plus 10. Simply add profit to it. You will get selling cost, selling price or sales. This is item number 12 and this is 13. Okay, this is your cost sheet. Simple cost sheet which says direct material plus direct labor plus direct expenses is equal to prime cost. Adding factory expenses, you will get works cost. Adding office expenses, you will get cost of production. Adding opening stock of finished goods, deducting closing stock of finished goods, you will get cost of goods sold. Adding selling expenses, you will get cost of goods sold, cost of sales. ना दोनों जगह सेम लिख दिया. Cost of sales, and then adding profit to it, adding profit to cost, you will get sales or selling price. Got it? एक बार रिवीजन कर लिया है, ठीक है. Now we will move on to our question. Direct material is given 3 lakh. So I'll write it in the outer column only. No need to write in the inner column. We will use inner column for factory expenses, office expenses and selling expenses. Okay, just check. Direct labor भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा, कहाँ पर है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल गया, मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देता हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड दी करेक्ट. 1 2 3 4 5 6 7 पे 85,000 ना. $1,60,000. ओके, 1,60,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, डायरेक्ट लेबर भी होगा आपके क्वेश्चन में. देखो डायरेक्ट वेजेस, आपको मैंने कीवर्ड लिखा है डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर.
ठीक है, 2 लाख ना, 2 लाख, सॉरी, ठीक है। एडिंग दिस 3, वेरी गुड, सफा, रेशमा, you guys are participating, it is very good. 6,60,000, got it? Simple. I hope if it is given in the exam that calculate prime cost, you will be able to do it. Okay, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके, आप एक्सपेक्ट मत करो एग्जाम में, ठीक है। यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, बट याद रखना प्राइम कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट चीजें उसके अंदर ऐड नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ याद रखना। ओके, यहाँ पर इस पॉइंट पे हम लोग को फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सॉरी, इस पॉइंट पे हम लोग को फैक्ट्री एक्सपेंसेस काफी सारे दिए होंगे, तो वो लिस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। सो पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं, कौन सी चीज कहाँ पर आएगी पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑलरेडी आपको पता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आने वाला है, तो इसको फिलहाल पूरी तरह से आप स्किप कर दो, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पर आएगा बेटा, जल्दी फटाफट, रिलेटेड फैक्ट्री में आएगा, वेरी गुड। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी मैंने अभी भी बताया आपको, लॉस वर्ड से याद रखना है, लॉस कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता, लॉस कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। देखो अभी लिखाया था नॉन कॉस्ट आइटम में, आप देख लेना वहां पर है, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ, ये सब चीजें प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं हो सकती ना, ठीक है। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये सब आप आइटम जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का भी, मतलब वैसे परचेज एंड सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आता था वहां पर, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ओके, सो डेप्रीसिएशन आपका फैक्ट्री में आएगा, ये करेक्ट है, बट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं आएगा। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड 2 चीजें हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक तो उसका मेंटेनेंस और दूसरा उसका डेप्रीसिएशन, जो कि हमारा रेगुलर एक्सपेंसेस में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग और कुछ नहीं लेते हैं, जो कि रेवेन्यू नहीं है, हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एडवर्टाइजमेंट, इट इज रिलेटेड टू सेल्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। जनरल मैनेजर सैलरी है, जनरल है, कोई भी चीज अगर जनरल नेचर की हो तो वो ऑफिस में जाती है, ठीक है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया डिविडेंड और इंटरेस्ट हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं कॉस्ट शीट में, ठीक है, तो डिविडेंड पेड भी नहीं आएगा। डायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया है। अच्छा, वर्क्स मैनेजर सैलरी का क्या होता है, वर्क्स का मतलब क्या होता है, वर्क्स, वर्क्स फैक्ट्री, करेक्ट है, तो ये फैक्ट्री में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सेल्स। डेप्रीसिएशन अगर कंप्यूटर का है तो, कंप्यूटर तो नॉर्मल आइटम ऑफिस में, परचेज ऑफ मशीनरी नहीं लेंगे, ठीक है, कोई भी परचेज ऑफ असेट आप नहीं लेंगे, ध्यान देना, ठीक है। मशीनरी से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हम लोग सिर्फ डेप्रीसिएशन और उसका मेंटेनेंस या फिर रिपेयर लेंगे, मतलब जो रेवेन्यू नेचर का है, ये तो कैपिटल नेचर का है, परचेज ऑफ मशीनरी एसेट है, ठीक है। ओके, अगर डेप्रीसिएशन डिलीवरी वैन का है तो डिलीवरी, करेक्ट ना, डिलीवरी का मतलब क्या होता है, सेल्स, Once again explain. सेलिंग एक्सपेंसेस। ऑफिस मेंटेनेंस तो दिया है डायरेक्टली कि ऑफिस है, कीवर्ड ही दिया है पहले ही। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी कीवर्ड दिया है फैक्ट्री। गुडविल रिटर्न ऑफ का क्या करेंगे, ऑफिस। गुडविल रिटर्न ऑफ का क्या करेंगे, आज ही सिखाया था, बोलो, गुडविल रिटर्न ऑफ का क्या करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट आइटम, नॉन कॉस्ट आइटम है वो, ठीक है, नहीं लेंगे। तो एक बार आप नॉन कॉस्ट आइटम,
ठीक है, सेल्स तो आपका दिया है, एंड में सेल्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूनिट्स जब एग्जाम में दी हो, तो यूनिट्स दी हो तो आपको कुछ काम करना पड़ता है यूनिट्स के साथ में। और आई डोंट नो मैंने आपको बताया है कि नहीं कि हम लोग कैसे यूनिट्स के ऊपर काम करते हैं जब यूनिट्स एग्जाम में दी हो। तो एक मैं आपको नीचे ऐसे करके बता देता हूँ, दूसरी शीट ले लेता हूँ। ये चीजें आपने इससे पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, ये है आपका पर्टिकुलर्स, ये है यूनिट, ये है पर्टिकुलर, ये है यूनिट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट तो सब लोगों ने बनाया हुआ है। स्टार्ट किससे होता है? ओपनिंग स्टॉक से। ठीक है, आगे परचेसेस लेते हैं या फिर प्रोड्यूस्ड, मतलब कुछ लोग परचेस करते हैं और कुछ लोग प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर क्या आता है? सेल्स Sales. और क्लोजिंग स्टॉक। Closing stock. बराबर ना? दिस फॉर्मेट इज वेरी मच फेमिलियर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं करने क्या वाला हूँ, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, एंड साइमल्टेनियसली आप इसको यूज कर सकते हैं सेल्स के लिए अगर मिसिंग हो तो। मेरे क्वेश्चन में मिसिंग नहीं है, दोनों में से एक ही चीज मिसिंग होती है, तो आप या तो प्रोड्यूस या तो सेल्स मालूम करने के लिए सेम फॉर्मेट आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक मेरे क्वेश्चन में कितना दिया है यूनिट में, देखो ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट इज 1000, करेक्ट है? आर यू गेटिंग इट? ओपनिंग स्टॉक 1000 है, क्वेश्चन में दिया है। क्लोजिंग स्टॉक बेटा दिया है 2000, करेक्ट। सेल्स देखो नीचे कितना दिया है, 19000। क्या मिसिंग है और वो किससे आएगा? Product. मतलब प्रोडक्शन मिसिंग है आपका, सिंपल, प्रोड्यूस्ड या फिर प्रोडक्शन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम या तो आपका ये मिसिंग होगा या तो आपका ये मिसिंग होगा, सेल्स मिसिंग होगा ना तो ये मिसिंग होगा। Okay, is it audible properly now? Yes. Sir. Okay, so we have done till here. मैंने आपको बोला या तो सेल्स मिसिंग होगा ना तो प्रोडक्शन मिसिंग होगा, दोनों को सेम फॉर्मूले से मालूम करना है, दोनों मिसिंग नहीं हो सकता। इसको टैली करेंगे लाइक वी यूज टू टैली, तो इसका आंसर आएगा आपका 11,000. दोनों जगह सेम आंसर लिखेंगे। और बैलेंसिंग फिगर कैसे मालूम करेंगे हम लोग, ये 21,000 में से, हाँ Minus 1,000. करेक्ट, तो बैलेंसिंग फिगर 20,000. आपका कितना आ रहा है, 20। 27. ठीक है, ये याद रखना है, सेपरेट क्वेश्चन भी आएगा। वेरी गुड सफा, रेशमा, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये तो अभी इसकी थोड़ा सा छोड़कर रखते हैं। ठीक है, और अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और हम लोग ने यहाँ तक के कंप्लीट कर लिया था ऑलरेडी। अब इसके बाद हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंसेस को लिख लेंगे सिर्फ यहाँ पर। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में से आता है आपका सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है हमारा 96,000। देन वी हैव नेक्स्ट फैक्ट्री आइटम हमारे पास क्या है, वर्क्स मैनेजर सैलरी ही दिख रहा है मुझे, उससे पहले कुछ नहीं है।
वर्क्स मैनेजर सैलरी है आपका 1 लाख। देन वी हैव other factory expenses. को बोल्ड कर दिया है, इन तीनों आइटम को भी बोल्ड कर दिया है। ठीक है। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स है आपका 2,04,000। बस हो गया, इतना ही है। The work manager salary goes to office expense ना? नहीं बेटा, वर्क्स का मतलब क्या होता है? वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री। ठीक है, और फॉर्मेट में भी लिखाया था आपको, वर्क्स का मतलब ही फैक्ट्री होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज के आगे वर्ड कीवर्ड अगर वर्क्स है तो वो हमेशा रिलेटेड टू फैक्ट्री होगा। इसलिए वर्क्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट। आप फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख Okay. सकते हैं, आप वर्क्स कॉस्ट भी लिख सकते हैं। द टर्म वर्क्स इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो ये कीवर्ड ही फैक्ट्री का है। ठीक है। इफ इट इज सिंपल मैनेजर सैलरी या जनरल मैनेजर सैलरी तो आप ले सकते हैं, बट इफ इट इज वर्क्स मैनेजर सैलरी, जैसे कि डायरेक्टर फीस इज ऑफिस, बट इफ इट इज वर्क्स डायरेक्टर फीस तो वो किस में आ जाएगा? फैक्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। 6,60,000 प्लस 4,00,000 comes to 10,60,000, that is works cost. ठीक है, we will add some office expenses here. इसको अंडरलाइन एंड बोल्ड कर देता हूं मैं। ठीक है, so we have office expenses में I can see general manager salary, general manager salary is 3,80,000. Then we have depreciation on computer, depreciation on computer is 1,14,000. ऑफिस मेंटेनेंस कीवर्ड ऑलरेडी दिया है तो आप Depreciation of computer 1,72,000. ओके 1,72,000 है, डेप्रीसिएशन 1,72,000 है, एंड तो मैंने क्यों लिखा फिर 1,72,000? Depreciation of fan. ओके ओके, गलती से ही हो गया, 1,72,000 करेक्ट। अमाउंट इज 1,72,000। ऑफिस मेंटेनेंस 1,88,000 है। ठीक है, कुछ ऑफिस का आइटम बचा नहीं है अब, नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है, एक लाइन की डिलीट कर देता हूं मैं। इसको अंडरलाइन कर दिया है, टोटल बाहर ले लेंगे अब हम लोग। सारे ऑफिस एक्सपेंसेस का टोटल इट इज 7,40,000 और सिंपल उसके अंदर आप ऐड कर दो उसको। ठीक है, इट इज 18 लाख नाउ। ओके, नाउ वी विल ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, वी वर कैलकुलेटिंग, ओके वी वर 7,40,000. हाँ, क्या बोला आपने? 7,40,000 हुआ, करेक्ट। 7,40,000 के बाद आई थिंक ये वाला सब आया नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे।
देख लो 7,40,000 हो गया था इसका टोटल, एंड देन आई एडेड इट, मतलब वर्क्स में इसको ऐड कर दिया है, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इज इट क्लियर टिल हियर? हाँ, खान सफा करेक्ट है, रेशमा करेक्ट एकदम, नो प्रॉब्लम। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। यहीं पे मैं कैलकुलेट करूंगा इसको, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट यहीं पर मैं कैलकुलेट करूंगा। कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 18 लाख, 18 लाख है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के लिए, यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने कितना प्रोड्यूस किया है यूनिट? 20,000 मैंने यहाँ पे मालूम किया था, तो पर यूनिट कितना हो जाएगा? सो 18 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20,000 यूनिट्स का है, तो एक यूनिट का कितना है तो डिवाइड करके मालूम करेंगे। बताइए आप। 90 रुपीज, वेरी गुड। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, किसी ने कैलकुलेट करके ही बताया है, सो मैं भी कैलकुलेट एक बार कर लेता हूँ। ओके, वेरी गुड, आप सब लोग करेक्ट हैं। रजा, सफा, रेशमा, आप तीनों करेक्ट हैं। ओके, अब मैंने ये क्यों किया है, इसको थोड़ा सा अभी फिलहाल ब्रेक देते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है, देख लो आप। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 85,250, करेक्ट है। ओपनिंग ऐड होता है इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। क्लोजिंग माइनस करना है, लेकिन क्लोजिंग दिया नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया है, बट आपके पास क्या है? 2,000, और नीचे इंफॉर्मेशन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और मैं आपको नोट दे देता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, लिखा होता है क्वेश्चन में भी, ठीक है। हम लोग को भी याद रहना कि क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो भी आपको याद होना चाहिए। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में मिसिंग होगा, दिया भी है तो हम लोग को उससे लेना देना नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक दिया भी होता है जनरली, तो वो किस में दिया होता है? यूनिट में दिया होता है, ठीक है। तो यूनिट है और मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जो मैंने ऊपर फाइंड आउट किया था बस उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 90, एंड दिस इज वेरी क्रूशियल गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज डिफिकल्ट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। तो इसमें से आप माइनस कर देंगे अब क्लोजिंग स्टॉक, you will get 17,05,250. Now I am revising once again. Listen carefully. This was your cost of production. मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट मालूम किया है, ठीक है। मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट मालूम किया है, कैसे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन से डिवाइड करके, जो हमने फाइंड आउट किया था पहले, ठीक है। और ओपनिंग तो दिया था तो मैंने सिंपल ओपनिंग इसमें ऐड कर लिया है। क्लोजिंग नहीं दिया होता कभी भी क्वेश्चन में, सिर्फ उसका यूनिट अवेलेबल होता है, यूनिट को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने पे आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इट इज 1,80,000 और आपको आंसर मिल गया, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेलिंग एक्सपेंसेस, एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में आपके पास है डेमोन्स्ट्रेशन। मुझे याद है अभी तक के डेमोन्स्ट्रेशन था 85,500, 85,500 is your demonstration, और भी कुछ होगा related to selling, that is advertisement है, advertisement is 185,250,
1,90,000. ओके 1,90,000, मुझे भी डाउट था, मैंने ऑलरेडी यूज किया है 1,90,000। आर यू श्योर? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 So 3 1,85,000 to 1, हाँ वही है 1,85,000 250 है, 185 250। ठीक है, और भी कुछ है तो एक और एक ऐड कर लेता हूँ। एक था डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, आई थिंक और कुछ नहीं है। डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, depreciation on delivery van is 1,14,000. 1,14,000. Correct. इसका टोटल बाहर ले लिया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम करने के लिए सिंपली ऐड कर लो इन दोनों को। करेक्ट है सफा? प्रॉफिट वगैरह के लिए कुछ दिया है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देंगे हम लोग। नहीं, सेल्स दिया है हम लोगों को 22,80,000 सेल्स दिया है क्वेश्चन में ही, तो आपको पता है प्रॉफिट इज द डिफरेंस, तो सेल्स में से